नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा हूं। उसकी तरीके से आपके साथ आज बहुत सारी अहम खबरें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर आज जो निकल करके आई वो ये कि बीजेपी के अंदर अपने अगले अध्यक्ष को लेकर के औपचारिक मंथन शुरू हो गया है। औपचारिक तौर पर बैठक हुई है। ये बैठक राजनाथ सिंह के घर पर हुई है। इसमें बीजेपी की तरफ से सीनियर नेता थे, आरएसएस की तरफ से थे लोग, और इसमें चर्चा इस बात पर हुई कि अगले कुछ महीनों के लिए जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बने रहे, साथ के साथ उनके साथ एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाए। इस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो है नरेंद्र मोदी और बारिश। आप कहेंगे ये क्या तुकबंदी हुई, नरेंद्र मोदी और बारिश? कल हुआ ऐसे ही। दरअसल कल दिल्ली के पूसा रोड इंस्टीट्यूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ किसानों से मुलाकात कर रहे थे। वहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर ही बड़ी ज़मीन भी है खेती के लिए, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च होती है एग्रीकल्चर पर। वहाँ पर बरसात होने लगी। प्रधानमंत्री खेत के बीच में खड़े थे, साथ में किसान थे। उनकी सिक्योरिटी के लोग छाता लेकर के आए। प्रधानमंत्री ने छाता अपने हाथ में पकड़ लिया। इतना ही नहीं, वहाँ जो किसान थे उनके सर पर भी छतरी लगा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तस्वीर आपने देखी, लेकिन इसके मायने केवल इस तस्वीर से नहीं, इससे बहुत ज़्यादा गहरे हैं। उसकी हम लोग आज बात करेंगे। हिंडनबर्ग के इस नए दावे से, जिसमें कहा गया है कि सेबी की चीफ और अडानी के भाई के बीच में कुछ वित्तीय कनेक्शन है, इसको लेकर के राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाकर के सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि अगर आप ये जानते हो कि जो क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है इसमें अंपायर फिक्स है, अंपायर एक तरफा है, तो आप उस मैच के बारे में क्या कहेंगे? वो वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा। जवाब आया बीजेपी की तरफ से कि देश को नुकसान कैसे पहुंच जाए, हर उस टूल किट का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी करती है। उन्होंने कहा हिंडनबर्ग का यह नया दावा, यह नया खुलासा, यह नया आरोप भारत में वित्तीय अस्थिरता फैलाने की एक कोशिश है। इसकी बात हम करेंगे। महाराष्ट्र में राजनीति बड़ी जोरदार तरीके से इस वक्त आप कहिए कुलांचे भर रही है, क्योंकि चाहे अजीत पवार हो या देवेंद्र फडणवीस हो, वहां भी बैठकें चल रही हैं बीजेपी की, किसको कमान दी जाए चुनाव की। इसके अलावा जो सरकार की कुछ योजनाएं हैं, मैंने अजीत पवार का नाम इसीलिए लिया क्योंकि वो वित्त मंत्री हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार के बीच में होड़ लगी हुई है, क्योंकि 3 पार्टियां हैं सरकार में, कि ये जो योजनाएं चालू हुई हैं, खास तौर पर एक लाडली बहना स्कीम जैसे मध्य प्रदेश में थी 1500 रुपये महीना वाली, इसका क्रेडिट कौन ले? अजीत पवार वित्त मंत्री होने के नाते क्रेडिट लें, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होने के नाते उसका श्रेय लें, या फिर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी सरकार में होने के नाते उसका क्रेडिट लें? सब अपने अपने पोस्टर छाप के बैठे हुए हैं। ऐसी और भी बहुत खबरें हैं, इनकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। मेहमानों से आपको मिलवा दूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे बीच में, स्वागत सर आपका। समीर शोगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर स्वागत। अवधेश कुमार जी आ चुके हैं। अवधेश जी बहुत स्वागत आपका भी। अब भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए यह औपचारिक बैठक थी। जब मैंने आपको बताया यह पहली औपचारिक बैठक हुई है, यह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई। इसके अंदर जो लोग शामिल थे उनके बारे में आपको बता दूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें थे, गृह मंत्री अमित शाह थे। 5 घंटे तक बैठक चली। आरएसएस की तरफ से सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले यहां पर थे, सह सरकार्यवाह अरुण कुमार भी इस मीटिंग में थे। और जैसा मैंने आपको बताया, चर्चा यह चल रही है कि जेपी नड्डा कुछ महीने तक बीजेपी प्रेसिडेंट बने रहे, साथ में एक वर्किंग प्रेसिडेंट की नियुक्ति कर दी जाए। अब वो वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कार्यकारी अध्यक्ष कौन हो? जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं वो ये कि जो जिन नामों को लेकर चर्चा हुई उसमें कुछ पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कुछ केंद्रीय मंत्री हैं। अपने आप में हिंट वैसे काफी है किन किन नामों की चर्चा चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्रियों में जो नाम आगे चल रहा है उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम है। अब वो केंद्रीय मंत्री भी हो गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, उनका नाम भी बड़े जोर शोर से लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उसकी पसंद धर्मेंद्र प्रधान है। लेकिन अगर उनकी पसंद है तो फिर इसमें रोड़ा क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे बुनियादी सवाल तो यह भी कि वर्किंग प्रेसिडेंट की नियुक्ति क्यों, पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं? यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के पेच कहां फंसा है बीजेपी के अंदर, इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ने वाले हैं। वो जुड़ जाएं तो मुझे बताइएगा। तब तक हर्षवर्धन जी, इस वाले क्यों वर्किंग प्रेसिडेंट? नहीं, देखिए वर्किंग प्रेसिडेंट तो ये तकनीकी मसला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव होता है वो जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष। और मैं एक बार क्योंकि अब देवेंद्र जुड़ गए, एक बार पूरा अपडेट ले लो, फिर हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर जी। देवेंद्र, आपकी खबर है कल ये अहम बैठक हुई और पहली औपचारिक बैठक। जी हाँ, बिल्कुल सर। अब पहली औपचारिक बैठक जिसमें बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, जिसमें संघ और बीजेपी दोनों के प्रमुख नेता वहां पे मौजूद थे। फैसला बीजेपी को करना है, लेकिन संघ के समर्थन, संघ की सहमति, संघ के
सलाह मशविरा के साथ इस फैसले को करना है। और आमतौर पे जिस चीज़ को कहा जाता है ना सौरभ की इस एक फैसले पे बीजेपी और संघ को दोनों को सेम पेज पे रहना चाहिए, ये वो फैसला ऐसा है जिसमें जिस नाम पर मुहर लगाया जाएगा उसमें दोनों उसी तरीके से रजामंद रहेंगे जिस नाम पर मुहर लगाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी यूनिलेटरल फैसला कर ले या संघ ने सिर्फ कोई चॉइस दे दिया, बीजेपी ने उसे मान लिया, ऐसा नहीं होने जा रहा है। और कल की बैठक जो लंबी बैठक चली, समझा जा सकता है कि इतनी लंबी बैठक इतने महत्वपूर्ण नेताओं के साथ अगर हो रही है तो किस हिसाब से मंथन चल रहा है। और मंथन की वजह भी है सौरभ, क्योंकि जो कंडीशन अभी है, पिछली बार जब जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष पहले बनाया गया था, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन परिस्थितियों की अभी की परिस्थितियों से तुलना करें तो अभी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क बीजेपी के सामने नजर आ रहा है और उस लिहाज से इतना ज्यादा मंथन चल रहा है। और जैसे कि पहले हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि ये पहली बैठक है जिसमें औपचारिक तौर पर टेबल पर नाम को लेकर चर्चा हुई है और इस बाबत चर्चा हुई है कि हाँ बीजेपी को आगे कब ये फैसला करना है, कितनी जल्दी करना है और किस नाम पर यह मुहर लगाना है और हर नाम के पीछे प्लस और माइनस क्या क्या है। सौरभ देवेंद्र, मैं तो जो हम लोग चर्चाओं में सुनते हैं नाम उनका जिक्र कर सकता हूं, आप बताइएगा कि इन खबरों में कितनी गंभीरता है कि भाई शिवराज सिंह चौहान अब तो केंद्रीय मंत्री हो गए, उनका नाम पहले बड़ा जोर शोर से चलता था जब तक मंत्रिमंडल में वो नहीं आए थे, अभी भी क्या वो नाम बरकरार है? धर्मेंद्र प्रधान का नाम बार बार लिया जाता है, कहा जाता है कि बड़ा पसंद करते हैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री उनको। और क्राइटेरिया के हिसाब से अगर सौरभ देखें तो पहली बात तो ये कि कोई केंद्रीय मंत्री अगर हो गया है वो कार्यकारी अध्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसमें ये कोई रुकावट नहीं है, वो बिल्कुल संभव है और वो चीज़ें आगे हो सकती हैं। और आगे कुछ महीने साथ रह के फिर जब पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो फिर मंत्रिमंडल का जो मंत्री पद है वो छोड़ दिया जाएगा। अभी क्योंकि पूर्णकालिक अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष इस लिहाज से नहीं हो सकते क्योंकि बीजेपी का जो सांगठनिक चुनाव है, कम से कम आधे राज्यों में जब प्रदेश अध्यक्ष स्तर तक के चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और आधे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव तब संपन्न होगा जब देश में जो बीजेपी का जो समर्थक का रजिस्ट्रेशन होता है, मतदाता अभियान जो उनका चलता है, जो सदस्यता अभियान जो चलता है, सदस्यता अभियान को पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद पूर्णकालिक सदस्यता अभियान को करते हैं, फिर मंडल स्तर पर चुनाव होता है। इस तरह से क्रमशः आगे बढ़ते हुए आधे राज्यों में जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाता है उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तो सदस्यता अभियान ही शुरू हुआ है तो इसमें अभी लंबा वक्त लगेगा, कम से कम 3 से 4 महीने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही काम चलाना होगा। कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस लिहाज से जरूरी होगा कि बीजेपी का जो सांगठनिक काम है, जैसे अभी राज्यों में चुनाव होने हैं, संगठन के जो कार्यक्रम है, जैसे सदस्यता अभियान, पूर्णकालिक सदस्यता अभियान, अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इस सब के लिए ज्यादा समय देने वाला कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और एक तरह से चेंज ऑफ गार्ड भी बहुत आसानी के साथ हो जाता है। नामों को लेकर अगर सौरभ बात करें तो निश्चित तौर पे इन नामों में जो आपको सबसे सुटेबल नजर आ रहा है बीजेपी नेताओं की नजर में, उसमें धर्मेंद्र प्रधान बहुत ऑब्वियस चॉइस के तौर पे नजर आएंगे। होगा नहीं होगा वो तो अंतिम फैसला, हम सभी जानते हैं कि बीजेपी का फैसला किस प्रकार से लास्ट टाइम में होता है और बहुत ही हो सकता है सरप्राइज के तौर पे हो। लेकिन ओवरऑल खांचे में अगर आप देखें तो धर्मेंद्र प्रधान हर एक खांचे में फिट बैठ रहे हैं अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। देखना होगा कि आगे चीजें कैसे डेवलप होती हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आपका बड़ी अहम खबर थी और आपने बताया कि दर्शकों की कल ये पहली औपचारिक बैठक हुई है, किन नामों पर चर्चा हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लग रहा है मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था देवेंद्र ने उसका उत्तर दिया। नहीं, बिल्कुल वही है, क्योंकि जब तक चुनाव की प्रक्रिया नीचे से नहीं होती है तो जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद फिर उन राज्यों से बाकायदा नॉमिनेशन जाता है और उसमें से ही होता है। आमतौर पर ऐसी नौबत आई नहीं है कि कभी दूसरा भी कोई नॉमिनेशन आए और आमतौर पर ये होता है कि जो 2-3 बड़े नेता होंगे उनमें से एक कोई प्रस्ताव करेगा, उसके बाद उसको स्वीकार वर्किंग प्रेसिडेंट ही बाद में पूर्णकालिक अध्यक्ष हो जाएंगे। आमतौर पर यही होता है, क्योंकि आप वर्किंग प्रेसिडेंट बनाएंगे और उसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा तो एक उसकी भी अपनी कहें कि स्टेचर बन जाता है कि इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा जाग जाती है। तो आमतौर पर जो कार्यकारी अध्यक्ष है वही अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ जाता है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिसको मैंने एक दिन जब ये शुरू हुआ था, जिसको कहें तब मंत्रिमंडल गठन भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा था कि मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ एक बात पर है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है और वो क्या करने वाला है। मैंने ये भी कहा था कि बिना संघ की सहमति के संभव नहीं है, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया था। तब उस वक्त शायद बहुत लोगों को लगा होगा कि अरे इतनी तरह की खबरें आ रही हैं, और आज आप उसको होता हुआ देख रहे हैं। एक चीज और मैंने कही थी कि 3 साल तक वो संघ, संगठन, पार्टी के बीच तालमेल को लेकर देश में कैसे जाएगा इसकी भी चिंता करें, कैसे वो संगठन को मजबूत करेगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा अध्यक्ष आए जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी तुरंत ही फिर सरकार में जाना है या सरकार की ही तरफ देख के वो संगठन चला रहा है, खतरनाक होगा। ऐसे लोग कभी भी पार्टी का भला नहीं कर पाते हैं। और निश्चित तौर पर जितने नाम चल रहे हैं सब योग्य नाम है, काबिल नाम है, सब संगठन की शुरुआती बुनियाद से रहे, न्यूज से ऊपर आए। लीजिए तो
नहीं, मुझे लगता है आप नाम ले चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम है, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। अच्छा। तो ये 3 नाम तो मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स अगर देखें तो एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसको आप भूल जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी के वो आंख नाक कान अभी हैं, मनोहर लाल खट्टर। तो अच्छा। कई बार हम देखते हैं ना कि अलग अलग जगह पर सीधे भले न दिखे, वो छोटा राज्य है वैसे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 4 नाम आपने बता दिए अभी कि इनमें से शायद कोई हो, उनमें से एक फिर मुझे लग रहा है फाइनल विजय जी बता देंगे, जोड़ भी सकते हैं। कौन होने जा रहा है फाइनल अध्यक्ष? मैं बीजेपी के अध्यक्ष के नाम पर चर्चा करना का कोई मायने ही नहीं समझता, क्योंकि वहां पर जो तय होगा वो शायद हमें नहीं पता हो कि क्राइटेरिया तो डिस्कस क्राइटेरिया तो सब वही है। देवेंद्र फडणवीस का नाम भी बहुत समय से चल रहा है, समीर जी भी लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम भी बहुत लंबे समय से चल रहा है, और शिवराज जी का जैसे आपने कहा कि वो मंत्री नहीं बनते तो शायद उनका नाम पहले चल रहा था, और ओबीसी लीडर के तौर पर भी जैसी ओबीसी की ज़रूरत अभी है तो उसमें चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति के बिना बीजेपी में कोई नाम के ये तो हमेशा से होता है। हाँ, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि उनके बिना किसी की सहमति हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता। और ये जितनी औपचारिकताएं हम करते रहते हैं ना कि जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, अभी तो नड्डा साहब ने 6 अध्यक्ष बना दिए राज्यों के, क्या चुनाव होगा? और 45 साल में एक भी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ बीजेपी में। और यदि 45 साल छोड़ दीजिए, 1952 से लेकर आज तक जनसंघ और बीजेपी में किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। नहीं, दिखाने के लिए तो करना पड़ता है। नहीं, दिखाने के लिए भी नहीं हुआ। अच्छा, चुनाव तो तब होता है जब 2 लोग तो हों कम से कम। हाँ, वो तो खैर मतलब चुनाव का मतलब 2 लोग होंगे ना, तो कोई भी नहीं होता। यही होती है ना। नहीं, आम सहमति चुनाव नहीं होता। आम सहमति बनती है, अच्छी बात है, मैं उसमें आपत्ति नहीं कर रहा। तो वो संघ क्या तय कर रहा है? अरुण कुमार जी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बीच में सारा का सारा काम देख रहे हैं, रिलेशनशिप का, और किस तरह से काम होगा। और जब दत्तात्रेय होसबोले वहां पर बैठे हुए मीटिंग में जी, तो उसके बाद तो कोई सहमति असहमति की बात नहीं बनती। लेकिन वो संघ की प्रक्रिया में ही है कि संघ अपनी तरफ से ये एक मैसेज देता है कि भाई ऐसे लोग होने चाहिए। सीधे से नहीं कह रहे कि हाँ आप इसको बना दीजिए, उसको नहीं बनाइए। और बीजेपी भी उनकी बात को देख तो उधर ही रही। संघ अपनी तरफ से नाम सुझाता है, नाम सुझाते हैं। अच्छा, हाँ, कि भाई ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या आपने कोई नाम सुझाया तो उस पर भी वो पॉजिटिव नेगेटिव जो रिएक्शन है सीधा वो नहीं कहते, फाइनल आपको करना है आप करिए, नहीं करिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बीजेपी बिना संघ की सहमति की किसी को ठीक है अध्यक्ष बनाए। समीर जी क्या खबर है? देखिए, 4 घंटे बैठक चली है, और सिर्फ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेके 4 घंटे बैठक नहीं होगी, और ना होगी इस तरह की बैठक। और दत्तात्रेय होसबोले अगर उस बैठक में है तो 4 घंटे वो सिर्फ इसमें माथापच्ची नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होने वाला है। संघ 4 लोगों के नाम लेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी 4 लोगों के नाम लेगी, फिर उस पर विचार विमर्श होगा, फिर उसमें नाम शॉर्टलिस्ट होगा कि नहीं ये नहीं बन सकता, इसको बनाए। 4 घंटे इस पर समय दत्तात्रेय होसबोले बैठ के खर्च नहीं करेंगे, और पहले भी ऐसा नहीं हुआ है। 2014 में जब राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जब चुनाव हुआ, सरकार आई, तो राजनाथ सिंह ने बाहर आकर बोल दिया अमित शाह को लेकर कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उस समय तो भैया जी जोशी से 2nd नंबर थे, जो आज दत्तात्रेय होसबोले, उस समय तो ऐसी बैठक हुई नहीं थी। जब 2019 में आई, नड्डा जी को आके अमित शाह जी ने बोल दिया ये अध्यक्ष बनेंगे, तब भी ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी कि भैया जी ने बैठक की हो, कोई बड़ा 4 घंटे चर्चा हुई हो। दरअसल ये बैठक भाजपा और संघ के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी, समन्वय समिति की बैठक थी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक नहीं हुई थी। ये जो बैठक हुई थी, जो पलक्कल में बैठक होने वाली थी, वो बैठक हो नहीं पाई। तो लंबे समय से बैठक थी, और उसमें 4 मुद्दों पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है। जिस मुद्दों पर चर्चा हुई है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश को लेकर। जिस तरीके से मीडिया में जो चर्चा आ रही है, योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य का जो मामला चल रहा है, उसको लेकर भी संघ ने अपनी थोड़ी सी एक चिंता व्यक्त की है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है यह ठीक नहीं हो रहा है, केंद्रीय नेतृत्व को इसमें देखना चाहिए। नहीं, क्या मतलब यूपी में क्या जैसे मतलब प्रॉब्लम उनकी नजर में क्या दिक्कत है? नहीं, संघ ने अपनी फीडबैक दिया होगा कि संघ को क्या लग रहा है इस मामले को लेकर, और जिस तरीके से बयान आ रहा है और जिस तरीके से हो रहा है और मीडिया में जो चर्चा हो रही है, उसको लेकर संघ ने अपनी चिंता जाहिर की होगी कि उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने क्या रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव परिणामों को लेकर इस बैठक में संघ ने अपनी चिंता जाहिर की होगी कि हम फैजाबाद की सीट हार गए, और क्यों हुआ कि उत्तर प्रदेश जो हमारी इतनी बड़ी कर्मभूमि रही है, जहां हम इतने मजबूत थे, वहां हम समाजवादी पार्टी से कम होकर 33 सीटों पर कैसे पहुंच गए। इसको लेकर संघ ने अपनी चिंता जाहिर की होगी। संघ ने अपना फीडबैक दिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी से कहां चुकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना फीडबैक दिया तो सर पहले नहीं हो गई होगी। नहीं, बैठक कभी हुई ना, सक्सेस कहां हुई है? बैठक तो समन्वय समिति की तो अब बैठक हुई है ना, ये बैठक कब हुई है? दत्तात्रेय होसबोले अगर 4 घंटे बैठ रहे हैं तो इन्हीं चीजों पर बड़े मामलों पर चर्चा हुई है। इस बात पर भी चर्चा हुई है कि SC ST को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है,
उस पर पार्टी कैसे आगे बढ़ना चाहिए, संघ ने अपनी चिंताओं से उस बैठक में अवगत जरा करा। अच्छा, क्योंकि सर ने एक बार अभी अंडरलाइन किया सरकारवा के साथ बैठक हुई, तो ये बता दीजिए जो लोग नहीं जानते हैं कि आरएसएस का सरकारवा होने का मतलब क्या है, जिनके साथ बैठक हुई, अवधेश जी बता देंगे। देखिए, सरकारवाह का मतलब यही है कि संघ परिवार में शीर्ष निर्णायक, जिसको आप चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं सामान्य भाषा में, अच्छा, सर संघचालक केवल वहां मार्गदर्शक आप कह सकते हैं, गाइड एंड फिलोसफर, उनको वो भी वही करेंगे जो सर कार्यवाह कहते हैं। हालांकि सब सहमति से होती है, जो सह सर कार्यवाह की टीम होती है, सह सर कार्यवाह सबकी सहमति से निर्णय होते हैं। और मैंने इधर बड़ा मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ है कई बार कि मैं किसी एक अधिकारी से कोई विषय बात करने के लिए गया और सबको पता होता है कि आज अवधेश कुमार आने वाले हैं, आज हर्षवर्धन त्रिपाठी आने वाले हैं और इस विषय पर बात होनी है। तो ये एक मतलब ये कोऑर्डिनेशन बताता है। कोई बेंगलोर में बैठा है, उनसे बात करेंगे तो आज आप गए थे वहां, हमको पता है आपकी चर्चा हुई है, तो ये था। देखिए, कोऑर्डिनेशन की बैठक ठीक से लंबे समय से नहीं हो रही थी। कोऑर्डिनेशन के लिए तो अरुण कुमार जी हैं, उसके लिए सर कार्यवाह को भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 2.5-3 सालों से लगभग स्थिति ये थी कि जिस ढंग का कम्युनिकेशन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और संघ में, वो नहीं था। और जो नड्डा जी का बयान आया था, नड्डा जी के बयान से संघ भी के अंदर भी थोड़ी हम डिपेंडेंट नहीं है अब संघ पे। हाँ, थोड़ी चिंता है। और वो बयान जो हम लोगों को जानकारी थी, वो अगर अचानक हुआ होता तो उसका स्पष्टीकरण आता, कि हमने स्पष्टीकरण नहीं आया था। तो उसको लेके देश भर में स्वयंसेवकों में, देश के बाहर भी, कि ऐसी कठिन परिस्थिति में इस प्रकार के बयान की क्या आवश्यकता हुई। और जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस पर गहराई से सोचा होगा। सोचने के बाद संघ से इधर हर विषय पर वो जरा निर्णय के पहले बातचीत करना, वो धीरे धीरे चीजें शुरू हुई, पॉलिसी के लिए शुरू करना। लेकिन कई ऐसे विषय थे, अध्यक्ष का मुद्दा तो है ही है, आगामी चुनाव में कई जगह संगठन मंत्रियों की आवश्यकता है, भविष्य की दिशा की दृष्टि से आवश्यकता है। इस समय जो सरकार चल रही है वो सरकार अपने पूर्ण बहुमत की नहीं है, कोई विषय लाना है तो उस पर बातचीत करने की आवश्यकता है, जो पहले होता था कि कोई बड़े निर्णय के पहले संघ के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बार बातचीत करके सहमति हो जाए। कई बार लोग संघ कार्यालय चले जाते थे कि यह विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो सब अब नहीं होता। उस समय बहुत कम गया था और वो जरा उसमें कमी थी। तो मुझे लगता है कि एक नए सिरे से उसकी शुरुआत हुई है और इसका संदेश अच्छा है। सर कार्यवाह के बैठने का मतलब कि निर्णय वही हो जाएगा, फैसला होगा वहीं पर, उसके लिए अब ये नहीं है कि अब आपको फोन करने जाना है। और वो आए होंगे तो मैं बताऊं, बहुत सारी बातें जो कि बीच में चिंता की थी वो स्पष्ट रूप से भाजपा नेतृत्व। आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपने बताया कि 4 मुद्दों पर एक आपने बताया उसमें यूपी भी था। यूपी था, उसके अंदर SC/ST का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके लेकर भी संघ ने चर्चा की है। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार ओबीसी को आरक्षण, ओबीसी का जनगणना की मांग कर रहा है, उसको लेकर चर्चा हुई है। और वक्फ बिल जो आया है उसको लेकर भी संघ ने चर्चा की। इस मामले को लेकर संघ ने अपनी जो ओपिनियन है उसके बारे में जिक्र किया है, उस पर भी। और पार्टी ने भी अवगत कराया है कि पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। बेसिकली जो पार्टी का प्रदर्शन रहा है उसको लेकर एक चर्चा हुई है। और आने वाले समय में जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, जो हरियाणा के है, जो झारखंड के चुनाव है, जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा हुई है। क्योंकि अरुण कुमार, पूरा ही सिलेबस बता दिया। नहीं, इसलिए भी बता रहा हूं कि अरुण कुमार जी जो है अभी जो भाजपा संघ के बीच कोऑर्डिनेशन काम देख रहे हैं, वह जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट आदमी है। जम्मू कश्मीर लंबे समय तक उन्होंने काम किया था और संघ की तरफ से जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम वही देखते हैं। तो उन्होंने उस चीज को लेकर भी अपनी बात रखी है और पार्टी ने भी उसको लेकर बात रखी है कि जम्मू कश्मीर में पार्टी कैसे आगे बढ़ने वाली है। कल ये बैठक चल रही थी तो बताया आपने कि सरकार वहां होने का मतलब क्या होता है। प्रधानमंत्री कल कहां थे ये मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री कल, हाँ, इसमें ऐड करना चाहते थे कुछ आप? उसमें जाए तो बस मैं एक ही लाइन जोड़ूंगा। एक अरुण शौरी जी कहा करते थे और उनका बड़ा फेमस वो कोट है कि कांग्रेस प्लस काऊ इज इक्वल टू बीजेपी। कांग्रेस प्लस काऊ इज इक्वल टू बीजेपी। प्लस काऊ इज इक्वल टू बीजेपी। और मेरा अपना कोट है, इसको भी लोग ध्यान में रख लेंगे आगे से, बीजेपी माइनस संघ इज इक्वल टू कांग्रेस। अच्छा, अगर संघ ना हो तो बीजेपी कांग्रेस बराबर है, बन जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये जो केशव मौर्य जी कह रहे थे, वैचारिक जब तक अधिष्ठान आपके ऊपर नहीं होगा तो आप सिर्फ सत्ता की पार्टी रह जाएंगे और सिर्फ सत्ता के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो आपको पता नहीं चलता। वो अपने आप सत्ता प्रवाह आपको वहां ले जाता है। केशव मौर्य जी की जो चिंता है, क्या वो दिल्ली की चिंता थी कि उत्तर प्रदेश की चिंता है सिर्फ, कि संगठन सरकार से बड़ा है? इसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा, आप इधर मत देखिए। समझ रहा हूं कि ये चिंता। विजय त्रिवेदी जी, अच्छा और बता दीजिए आप। चलो उत्तर प्रदेश में अब थोड़ी देर रुक जाइए। उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य जो है, और भी बता दीजिए
कि और भी ये इशू राष्ट्रीय स्तर माने सबसे ज्यादा मैं अच्छा खासा दूसरी खबर पे जा रहा था। नहीं, सुनो। आपने रोक लगाई तो अब ये हो गया। सबसे ज्यादा असंतोष थोड़ी ना, मैं तो सिर्फ उसको जिसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा असंतोष तो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए जी, परफॉर्मेंस को लेके, संगठन मंत्री को लेके होना चाहिए, अध्यक्ष को, महासचिव से। आपने कोई आवाज सुनी है? बताइए। तो शॉर्ट में आपने सवाल पूछा, आप जवाब आने दीजिए, बोलिए। नहीं, मैं जवाब नहीं, मैं तो सवाल ही जानना चाह रहा था कि दिल्ली सर ऐसा में है, भारतीय जनता पार्टी सर ऐसा है, हाँ सुनिए, ये इन्होंने जो बोला होगा इनकी जानकारी होगी, मैं उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता हूं। मेरी जानकारी में इसमें उत्तर प्रदेश चर्चा में नहीं था। जितनी मेरी बातचीत हुई है उस विषय पर चर्चा के लिए इतना वो सर कार्यवाह को आने की जरूरत नहीं। वक्फ बोर्ड पर चर्चा का कोई विषय नहीं था, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर फैसला हो गया है। ये जो कुछ भी 3-4 वर्षों में बहुत सारे इश्यूज पड़े हुए थे, जैसे आपने बहुत सारे पुरस्कार दे दिए, राज्यसभा में आपने ऐसे ऐसे लोगों को ले आया है जिसके कारण कार्यकर्ताओं में बहुत सारी नाराजगी थी, टिकट बंटवारे को लेकर समस्या थी। संघ ने इस बार एक भी टिकट के लिए कहीं नहीं कहा था। ये फैक्ट है। इस बार के चुनाव में एक ऐसा करें ना, आप लोग थोड़ा साइड में जाकर के अपना सोर्स एक दूसरे को बता दीजिए ना। मैं उनकी जानकारी पर कोई सवाल नहीं, चल जाएगा कि कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है वो बता रहा हूं। और ये सब बातें एजेंडे में थी, लिख के आए थे। और नड्डा जी का बयान आपने अपना बताया, इन्होंने अपना बताया। हमारी जानकारी तो यही है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर और दे दी है, और हम तो उसी पे कायम रहेंगे कि भाई ये बैठक और पार्टी अध्यक्ष को लेकर की। उसमें एक विषय रहता है, वो बिल्कुल रहा है। और मैं आपको पहले ही बता चुका था, सामने आएगा उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का नाम मैंने आज से सवाल कर रहा था कि भाई ये सवाल तो दिल्ली के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संगठन सरकार से बड़ा है कि नहीं है। हाँ, अब अच्छा मुझे एक बात बताइए जरा कि मतलब तो हो गया ना, क्योंकि मेरे को पता नहीं इस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो संदेश हो गया ना, संदेश है। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इंटर कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी का पेपर तो नहीं डिसाइड कर सकते ना। नहीं, अब कैसे हो जाएगा सवाल? इस बैठक का संदेश क्या है? और बड़ी स्पष्टता है इस बैठक में आपको तो बता दूं सर, संघ कभी भी अध्यक्ष को लेकर अड़ेगा नहीं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। संघ तो कहेगा आप नाम बताइए, भारतीय जनता पार्टी नाम बता देगी कि हम इन 3 नाम आपने सब बता दिया सिवाय नाम के। तो वही मैं आपको बता रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी बता देगी कि हम इन नाम पर विचार कर रहे हैं, बता देगी कि कास्ट पॉलिटिक्स में सेट होता है, इनका इतना अनुभव है, इनके बनाने से फायदा होगा। संघ को लगेगा कि इनके अतिरिक्त किसी और का नाम संघ को लगता होगा, तो संघ कहेगा कि आप इस नाम पर भी विचार कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम आगे बढ़ा देगी, संघ उसको लेकर ऐसा अड़ेगा नहीं कि नहीं साहब हमने जो नाम दिया आपको उसी अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, चाहे कुछ जाए। आपसी सामंजस्य नाम का तय होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि संघ उस नाम को लेकर किसी तरीके से अड़ जाएगा कि आप कुछ भी करो, अध्यक्ष इसे बनाना पड़ेगा। संघ अड़ता कभी नहीं है। संघ सलाह देगा, पार्टी को अगर लगेगा कि उस नाम पे अगर बढ़ना है तो पार्टी बढ़ेगी। पार्टी को लगेगा कि उनका जो नाम है राजनीतिक रूप से उस नाम से पार्टी को चुनाव में बेनिफिट होने वाला है, तो पार्टी उस नाम पे आगे बढ़ेगी।